साथियों नमस्कार। रीट लेवल 2 साइंस को पढ़ रहे हैं अपन, और अगले वीडियो में अपन थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज करते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे परमाणु अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र व परमाणु संरचना वाला टॉपिक, जिसमें अपने टॉपिक अभी चल रहा है परमाणु अणु और परमाणु संरचना। देखो, पदार्थ होता है, उसकी तीन अवस्थाएं पढ़ी थी अपन ने, ठोस है, द्रव है और आपके गैस है। तीनों पदार्थों की जो अवस्था है उसके अंदर पदार्थ को अगर विभाजित किया जाए तो क्या कुछ प्राप्त होगा, उसके संदर्भ में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई थी। कुछ दार्शनिक मत थे, उनमें कणाद था जिसने ये बताया था कि आप किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि अब उसे और अधिक सूक्ष्मतम कणों में नहीं बांटा जा सकता। वो लास्ट के जो सूक्ष्मतम कण हैं उनको परमाणु कहा। इसी तरह पकुदा का तयम आया था, उसने कहा था कि कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो तत्व यौगिक इस प्रकार से अणु का निर्माण करते हैं। डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने कहा था कि द्रव्य की वो अविभाज्य अवस्था से आगे और विभाजित नहीं कर सकते, इसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये सारे के सारे दार्शनिक मत थे। ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसका टेस्ट अपलोड हो चुका है। 30 क्वेश्चन के टेस्ट आएंगे हर एक टॉपिक के। 20 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, इस प्रकार से 20 टेस्ट होंगे आपके इन सभी टॉपिक होंगे। फिर 3 टेस्ट होंगे आपके जो एक एक सब्जेक्ट को लेकर, जैसे मान लो फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए और बायोलॉजी के, और फिर 5 टेस्ट होंगे कंबाइंड सिलेबस के। इस प्रकार से 28 टेस्टों की एक सीरीज है ये। जो टेस्ट अपने गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट ऐप के ऊपर अवेलेबल हो गए हैं, 3 तारीख से वो स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर अभी तक आपने उनको अनलॉक नहीं किया तो आप उनको अनलॉक कर लीजिए। एक बहुत मिनिमम जो लागत है उसके ऊपर उसको तैयार किया गया है यहाँ पे। और जो टेस्ट होंगे उनका मतलब एक 3 तारीख को टेस्ट लगा था, उसका 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, 6 तारीख वाले को 8 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप उसको रिजल्ट भी देख सकते हो। अगर उसके बाद भी आप रिजल्ट देखना चाहते हो, बाद भी आप रैंक जानना चाहते हो, तो बाद भी टेस्ट को दे सकते हो। जैसे जैसे टेस्ट दोगे वैसे वैसे आपकी रैंक उसमें शो होती जाएगी। और इनको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक आपने अगर पहले पढ़े हुए हैं तो उस हिसाब से दे लीजिए, और पहले पढ़े हुए नहीं है तो एक बार टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से टेस्ट दे लीजिए। पर टेस्ट का एक अलग मैटर रखिए और यहाँ पर पढ़ाने वाला अलग मैटर ये रखिए। पिछले में कोई कुछ शब्द कट रहे थे साइड के, की बार शायद ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखना, और भी कोई कमी हो तो बताते रहना। कोई टॉपिक ऐसा हो जो केवल न्यूमेरिकल टाइप का हो, उसको सोल्व करना पड़े, उसको अपन बोर्ड पे ले लेंगे। बाकी इस तरह से नोट से करेंगे थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें अपन जल्दी कर पाएंगे, थोड़ा सा समय कम है। देखें, फिर वो सेट वाली क्लासेस, उसके संदर्भ में भी कुछ डिस्कशन करना है, वो भी चलानी है, तो ज़्यादा समय मिल नहीं पाएगा, इसलिए इसको फटाफट अपन इसी तरह से करते हैं। आज शुरू करते हैं परमाणुओं की संयोजकता, बैलेंस ऑफ एटम। मतलब क्या है, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाएं तम कक्ष पूर्ण रूप से भरी होती हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। उदाहरणार्थ उत्कृष्ट गैसें, जैसे मान लो बाह्य तम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो वो सक्रिय नहीं होते। सक्रिय इसलिए नहीं होते कि जैसे मान लो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपका रीट के हिसाब से, 3rd ग्रेड की जॉब के हिसाब से, रीट लेवल जो है 2 इसकी तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके हिसाब से आपका अभी कक्ष पूर्ण भरा हुआ नहीं है, आपको अभी उसकी जरूरत है। यही कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अभी जॉब लगी भी है 3rd ग्रेड के अंदर, वो क्या करेगा, इसकी तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि उसका कक्ष पूर्ण भरा हुआ है इस मैटर पे। इसी प्रकार से तो 1st ग्रेड की जॉब लगा हुआ है, इसका मतलब 1st ग्रेड का उसका कक्ष है वो पूर्ण भरा हुआ है, तो वो 1st ग्रेड की दोबारा तैयारी नहीं करेगा। आई बात समझ? ऐसा थोड़ी कि 1st ग्रेड का जॉब लगा और फिर वो 1st ग्रेड की दोबारा से तैयारी कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, वो कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर सकता है, वो RS की तैयारी कर सकता है, इसका मतलब कोर्स पूर्ण भरा हुआ है, वो फिर सक्रिय नहीं होते। भाई जिसके मान लो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 चीजें हैं यहाँ पर, 2 के 2 भरे हुए हैं, इसका मतलब ये फिर के कोई रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं है। फिर कोई अगला देखा जाए, L के अंदर कितने भरे हुए, कितने खाली हैं, वो चीजें क्या करेंगी, रासायनिक रूप से संयोजित होती हैं। जरूरत होती है जहां खाली होते हैं तब। भाई खाली है इसका मतलब क्या है, जरूरत है। आप दुकानदार के पास गए, एक उदाहरण से और समझो, आप दुकानदार के पास गए, उसको 40 रुपए की जरूरत है और आपको 1 किलो केले की जरूरत है, तो आपने 1 किलो केले लिए और उसको 40 रुपए दिए, उसका 40 रुपए का काम पूरा हो गया, आपके 1 किलो केले का काम पूरा हो गया। आपके अगर केले का बागान है
और उसके पास पैसों का भंडार है, तो ना तो उसको 40 रुपए चाहिए ना आपको केले चाहिए, मतलब दोनों का आपका क्या है, काम पूर्ण है, आपका बाह्यतम कक्ष भरा हुआ है। आप खाना तब खाओगे जब आपको भूख लगी हुई, अगर आपका पेट पूरा भरा हुआ है तो इसका मतलब अब आप खाने के प्रति रासायनिक रूप से क्या है, सक्रिय नहीं है। कहने का मतलब खाली होगा वहां पर ही जरूरत होगी। आप मेरे से अभी पढ़ रहे हैं, शायद आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मेरा अभी खाली है माथा, थोड़ी बहुत चीजें मेरे को कम आ रही हैं, मैं पढ़ूंगा तो शायद और चीज सीख सकता हूं, इसका मतलब मैं मेरे कक्ष को पूर्ण कर सकता हूं, तब आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पूर्णतः पहले से भरे होते, पहले से आपको सारी चीजें पहले से समझी होती तो शायद इस चीज की आपको आवश्यकता नहीं महसूस होती। जब अपन पूर्ण भर जाते हैं तब अपने को किसी चीज की आवश्यकता होती नहीं है, और ये रासायनिक संयोजन में फिर कोई भाग नहीं लेती। बोरबेरी स्कीम क्या है? बोरबेरी स्कीम किसी परमाणु का बाएं तक कक्ष मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये वाला परमाणु के बाएं तक कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जितने संख्या में साझेदारी की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? उस तत्व की संयोजकता बोलते हैं। अभी एक सारणी के द्वारा देखेंगे अपन। अब जो संयोजकता सारणी है उसमें देखो कक्षक जो हो गए KLMN, ये आगे O भी लिख सकते हो यहां पर। अब ये पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है, चौथा कक्ष है। इनके अंदर उपकोष होते हैं। इन कोषों के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। K के अंदर एक ही उपकोष होता है S, L के अंदर 2 होते हैं S और P, M के अंदर 3 होते हैं SPD, और N के अंदर SPDF। यहां पर देखा जाए तो 2 + 6 8, 2 + 6 + 10 18, 2 + 6 + 10 + 14, ये इनके बेसिस पे, उपकोषों के बेसिस पे। तो बाह्यतम कक्ष के अंदर संख्या कितनी होगी, ये वाली ऊपर अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो यहां पर एक सारणी समझो आप। हाइड्रोजन है, 18 की सारणी दे रखी है आपकी किताब के अंदर, उनको तो रटी लेना है, याद ही कर लेना है। देखो हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक H, पहले तो प्रतीक याद करना, क्रम से याद करना, ये 18। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी है? 1। ध्यान से समझना इसको, जितनी परमाणु संख्या है उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या। तो आपको परमाणु क्रमांक संख्या मतलब समझ लो या चाहे क्रमांक समझो, नंबर है इसका, बस सीट नंबर है, आपके रोल नंबर आपके क्रमांक है, क्लास के अंदर आपके रोल नंबर थे, आपके क्रमांक है, इसका मतलब इनके रोल नंबर है, ये क्रमांक है। तो परमाणु की संख्या 1 है, इसका मतलब अपन बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोजन की कर रहे हैं। और जो परमाणु संख्या है वही क्या है? प्रोटोनों की संख्या। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर प्रोटोनों की संख्या कितनी है? 1 है। चलो प्रोटोनों की संख्या 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर फिर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी करोगे? वो भी उतनी है जितनी प्रोटोनों की संख्या है। तो जितनी प्रोटोनों की संख्या उतनी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोनों संख्या कितनी कितनी होगी? 1 1। अब इस परमाणु संख्या के आधार पर देखो, एक ही परमाणु संख्या है तो यहां पर 1 कहां पर आएगा? ये K के अंदर आएगा, क्योंकि K के अंदर अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। आया कितना? 1 आया, इसका मतलब अभी 1 क्या पड़ा है? खाली। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इसका पूर्ण कब होगा कोष? जब इसको 1 और मिले, या तो ये दे दे किसी को या इसको 1 मिल जाए। इसका मतलब 2 लेने देने का काम है, उसके हिसाब से इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। तो परमाणु संख्या याद रखोगे, संयोजकता याद रखोगे, इतने में थोड़ा सा काम हो जाएगा आपका। 2 नंबर पे देखो हीलियम, दोबारा समझो एग्जांपल को। हीलियम के अंदर क्या है? परमाणु संख्या 2 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? दोनों सेम हो गए, 2 ही हैं। इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने आएंगे? 2। इसकी संयोजकता 0 होती है। ये गैस हो गई, बताया ना, उत्कृष्ट गैस में आ गया, हीलियम आ गया। इसका मतलब ये रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं है, किसी चीज से भाग नहीं बनाती, किसी चीज से रिएक्शन नहीं करती ज्यादातर। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका जो कोष है वो पूर्ण है, इसको जरूरत ही नहीं है, 0 है। इसको ना तो किसी को देने की जरूरत है ना किसी से लेने की जरूरत है, तो लेने देने का यहां पर कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब इसका मामला 0 है। 3 नंबर पे देखो लिथियम है, लिथियम का 3 है परमाणु क्रमांक, 3 नंबर पे है ये। इसका मतलब से प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब वितरण करो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का, तो इलेक्ट्रॉनों का इसका मतलब K के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, तो बाकी अगले में ले जाओ L में। जब तक 1 को पूरा नहीं करोगे तब तक अगले में नहीं जाएगा। तो यहां पर 2 हो गए यहां पर। अब इस 1 को यहां ले जाओ, अब इसके अंदर L में 1 आया, ठीक है। तो L के अंदर 1 आया, इसका मतलब तो L में तो होने चाहिए थे 8, क्या पड़ा? कम पड़ गए 7। तो इसका पूर्ण कब हो मामला? या तो कोई इसको 7 दे दे या 1 या किसी को दे दे। अभी तो बात जचने वाली नहीं होती कि कोई इसको 7 दे दे रही है, अपना 1 ही नहीं देना चाहता। तो ज्यादा बढ़िया स्थायित्व का तरीका क्या है कि ये अपना 1 दे दे। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से बेरिलियम 4 है, यहां पर परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या 4 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। इसका मतलब वितरण करो,
2 आ गए के अंदर, 2 किस में आ गए एल के अंदर, बच गए कितने यहाँ पर 6 पर बच गए, 6 को पूरा करना है, इसका मतलब अपने 2 दे दो बढ़िया रहेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से किसी और में चलते हैं। अब आगे चलो, यहां पर देखो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन सिंबल एन है, परमाणु क्रमांक कितना 7 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7 है, प्रोटॉन की संख्या 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 7 है, बराबर होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, क्रमांक के अनुसार पता चल गया ये। अब 7 यहाँ पर संख्या, इसका मतलब पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में कितने आ गए 5 आ गए, अब 5 आ गए, इसका मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने 3 की जरूरत है, तो अपने 5 नहीं देगा, बजाय किसके क्या कर लेगा ये 3 किसी से ले लेगा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसका मतलब इसका ये अष्टक वाला काम पूरा हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी यहाँ पर 3 होगी। इसी प्रकार से फिर आगे चलेंगे, ये आ जाएगा नियोन आ जाएगा, ठीक है, हीलियम के बाद में नियोन आ गया, अब नियोन भी गैस है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी 0 है क्योंकि 8 वाला पूरा है यहाँ पर। आगे चलो फिर यहाँ पर आगे आगे वही बात आ गई, समझते जाओगे, यहां पर आप इसको समझ लो, चलो चलो फॉस्फोरस को अलग से, फॉस्फोरस को समझ लो, 15 है इसका परमाणु क्रमांक, 15 इसका मतलब 15 क्या है प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है, इसका मतलब 15 क्या है इलेक्ट्रॉन है, भरते जाओ, 2 भरा 8 भर गए 10 हो गए, अब फिर क्या है 5 भरो। तो यहां पर कई बार संयोजकता 2 प्रकार की हो सकती है, 3 और 5, मतलब या तो अपने 5 दे दे किसी को, तब तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3 होगी, ठीक है, या फिर किसी से 3 ले ले, तब ये वाले थे ना, तो यहां पर जितने संयोजन करते हैं ना वो वाली बातें यहां पर आ गई, तो 3 या 5 इसकी हो सकती है संयोजकता। अब यहां पर इतनी सब बातें निकल गई, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, केवल इस परमाणु क्रमांक से, इस क्रमांक से आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता चल गया। अब अपने पास में अगर एक द्रव्यमान संख्या पता हो, द्रव्यमान संख्या पता हो, तो किसका पता लगाया जा सकता है, न्यूट्रॉनों की संख्या का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर एक सूत्र होता है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या है उसको सिंबल से व्यक्त करते हैं, एटॉमिक मास, तो ए से व्यक्त करते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या ए, और एक होता है जेड प्लस एन। तो जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक, ये वाला परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, और एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या को एन से दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, ठीक है, और ए बराबर क्या है द्रव्यमान संख्या। इसके आधार पर आपको जो चीजें जितनी दी हुई हैं उसके बेसिस पे, मान लो अपने के पास द्रव्यमान संख्या दी हुई है, द्रव्यमान संख्या दी हुई है, तो अपन किसका क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक तो पता ही है आपको, परमाणु क्रमांक तो हो और द्रव्यमान संख्या दी हो तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर जेड और एन दिया हुआ है तो ए ज्ञात किया जा सकता है। ये सूत्र है, इसको थोड़ा सा आगे अप्लाई करेंगे, देखो किस प्रकार से ये सूत्र काम करता है। आगे देखो यहां पर, अब परमाणु की भौतिक कण व उनकी खोज। अब परमाणु के अंदर बात यहां पर 3 महत्वपूर्ण आ गई। यहां पर अपन ने प्रतीक देखा कि परमाणु के अंदर वही 3 चीजें तो हैं, यहां पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो तय हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लो कोई परमाणु है, उसके नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कोई चीज चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाने वाले क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन होंगे। ये बात यहाँ पर बैलेंसी की बात आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, जे थॉमसन ने खोज की थी। चार्ज कैसा है, नेगेटिव। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से क्या होती हैं, बने होती हैं, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। द्रव्यमान क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837, और द्रव्यमान इसका AMU में ज्ञात करें, म्यू में ज्ञात करें जिसको, तो होगा ये संख्या याद करना 00, याद कर लेना खुद डाटा, 0.000548 और किलोग्राम में देखा जाए तो 9.109 इंटू 10 की पावर -31 है इसका इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान है किलोग्राम में। आवेश की बात करें तो यहाँ पर कूलाम में देखा जाए तो 1.60 इंटू 10 की पावर 19 और इकाई में देखा जाए तो -1 इसके ऊपर क्या है आवेश होता है, क्योंकि ऋणात्मक है ये। प्रोटॉन की खोज करी थी 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने, पॉजिटिव चार्ज है। एनोड रे किससे, प्रोटॉन से बने होते हैं। द्रव्यमान क्या है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो भी पड़ा उसके से कितना द्रव्यमान है 1837 गुणा अधिक है इसका। ये द्रव्यमान इस प्रकार का है AMU और kg में, और आवेश इसका ये वाला है, और यहाँ पर इकाई क्या है प्लस हो गया क्योंकि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो ये उदासीन है,
आवेश यहाँ पर शून्य है। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज करी थी और इसका ये द्रव्यमान आ गया। तो यहाँ पर आवेश की बात आती नहीं है, द्रव्यमान ही आ गया। ये ट्रिक याद कर लेना, ईंट पग नारद नाचे या नचे। ईंट का मतलब यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टे का मतलब थॉमसन, पे का मतलब प्रोटॉन, गए का मतलब गोल्डस्टीन, ना का मतलब नाभिक और रदर का मतलब रदरफोर्ड, नए का मतलब न्यूट्रॉन और चे का मतलब चैडविक। इस प्रकार से ये आपके खोजकर्ता के नाम यहाँ पर याद करने हैं। अब आता है देखो परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास, द्रव्यमान नंबर। परमाणु का समस्त द्रव्यमान किस में होता है? नाभिक के अंदर होता है। समस्त द्रव्यमान किसके अंदर है? वे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो सारा का सारा द्रव्यमान है कहां पर? उसके नाभिक में है। और नाभिक के अंदर है क्या चीजें? नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब क्या है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या मतलब P+N बराबर बोल सकते हैं जेड, अभी बताया था आपको। को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। सिंबल इसका क्या है? उसका ए है सिंबल। ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या क्या किससे सिंबल से व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। तो ये सूत्र आ गया ए बराबर Z+N, जहां पर ए बराबर है द्रव्यमान संख्या, जेड बराबर है क्या? प्रोटॉन संख्या या परमाणु का क्रमांक, और एन बराबर क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से ये सूत्र आता है। अब इसको लिखते किस प्रकार से है? इस प्रकार से लिखा जाता है, देखो द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या। एक उदाहरण से आपको लिख के बताऊं, जैसे मान लो ये लिखा मैंने C6 और ये 12 लिखा। इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं? कार्बन की। एक बात तो आपको सी से पता चल गई। इसे कितनी बातें पता चलती है वो देखो। सी से ये पता चला कि मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद 6 से मेरे को पता चला कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6, मतलब ये 6 नंबर पर है। तो परमाणु संख्या कितनी होगी इसमें? परमाणु संख्या कितनी होगी? ये वाला, ये कितने हो गए इसमें? 6, ठीक है। अब ये 12 है, ये 6 है, तो पहली बात तो एन तो निकल ही सकता है। तो यहीं से पता चलेगा कि एन कितना है? 6 है, क्योंकि ये जो संख्या है ना ऊपर वाली, ये किसको बता रही है? द्रव्यमान संख्या को। तो 12 तो हो गया द्रव्यमान संख्या, 6 हो गई किसकी? प्रोटॉनों की संख्या, एन हो गई क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अपने आप ही 6 हो गए। बैलेंस ही कोई पूछे तो 6 है, इसका मतलब पहले वाले में भर दो 2, फिर आगे वाले में भरने हैं 8, लेकिन बचे कितने? 4, तो 4 भर दिए तो बच गए कितने? 4, तो 4 क्या हो गई? इसकी बैलेंस ही हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये भर सकते हैं। अब बात आती है, देखो एक आता है समस्थानिक। नाम से पता चल रहा है समस्थानिक, इसको मैं क्लियर कर दूं आपको आज फिक्स। समस्थानिक का मतलब होता है समान स्थान। कहीं इस पर लिख लेना, यहां पर समान स्थान, स्थान समान है। अब स्थान समान है इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब इनका पूछूं आपको कि इसका स्थान कौन सा है, इनसे आपको पता चलेगी इसका स्थान कौन सा है। तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन का स्थान 1 है। इनकी जो इसका संख्या है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं इसको संख्या के साथ में। तो परमाणु क्रमांक की तो इसका स्थान है ना, रोल नंबर है इसके, ये क्रमांक है, क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्रम से बैठा रखा है इनको। पीरियोडिक टेबल में अपने इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से बैठा रखा है इसको कि तू 1 नंबर पे बैठेगा, तू 2 नंबर पे बैठेगा, 3 नंबर। इसका मतलब यही तो इसका क्रमांक है। तो हीलियम का क्रमांक क्या है? 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। इस प्रकार से क्रमांक है ये। तो क्रमांक का मतलब क्या? इसका स्थान है ये, कि भी कार्बन मान लो चारों तरफ इधर उधर हो गए हैं और बाद में चुपचाप बैठ जाओ, सारे के सारे शांत हो गए, तो भाई 6 नंबर पे मैं बैठूंगा क्योंकि मेरा नाम क्या है? कार्बन है, मेरे क्रमांक 6 हैं। 7 नंबर रोल नंबर की हाजिरी बोली जाएगी, तो 7 नंबर पर कौन वहां करेगा? नाइट्रोजन की सर प्रेजेंट हूं मैं। नाइट्रोजन का एब्सेंट हो तो बोलेगा 7 नंबर वाला आज एब्सेंट है। बार बार में नाम नहीं लिया जाएगा, संख्या बोली जाएगी। क्लास में बच्चों के रोल नंबर बोले जाते हैं ना कि 7 नंबर एब्सेंट है, तो 7 नंबर का मतलब वो फिक्स लड़का, जो जिसके लड़का या लड़की है जिसके रोल नंबर 7 है, तो उसका क्रमांक 7 है। तो यहां पर समान स्थान, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, नाम से पता लगा समान स्थान, इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। और क्रमांक को किससे बताते हैं? अभी अपन ने जस्ट देखा था, यहां पर देखा था, देखो ये इस प्रकार से लिखा था। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां लिखी हुई आए और वहां पर एक मान लो एक और लिखा है, ये
ये लिखा है, इसका मतलब आपको समस्थानिक देखते ही पता चल जाना चाहिए कि नीचे है क्या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का मतलब परमाणु क्रमांक, तो नीचे वाली संख्या जिसकी समान होगी उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। दो मान लो दे दिए जाए, अब नीचे वाली संख्या जिसकी समान है इसका मतलब ये चिन्ह भी समान होगा। भाई यहां पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन होते हैं तो ये बदल जाएगा ना, यहां पर 7 हो जाएगा। इसका मतलब नीचे की संख्या के परमाणु क्रमांक तो तब समान होगा ना जब ये दोनों समान होंगे। इसका मतलब ये दोनों समान है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या समान है, इसका मतलब समान स्थान है, उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या भिन्न अपने आप ही है, जैसे मान लो ये लिखा जाए ऐसे और फिर दोबारा ये लिख दूं, इसका मतलब तो ये तो एक ही है, अलग अलग कहां हुआ, समस्थानिक कहां हुआ, तो एक ही बात होगी। ऐसा मैं लिखूं यहां पर 14 और यहां पर 6, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये तो क्या थी, द्रव्यमान संख्या, तो स्थान तो समान है, इसका मतलब दोनों कार्बन ही है, लेकिन दोनों कार्बन के दो ऐसे रूप हैं कि जिनके द्रव्यमान संख्या क्या इनमें अलग अलग है। अब द्रव्यमान संख्या बदली, इससे प्रोटॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जितने क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है। इससे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने क्या इलेक्ट्रॉन, लेकिन फर्क किस पे पड़ गया, न्यूट्रॉनों की संख्या पे। क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 ही है, 12 में से 6 घटाए। यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है, क्योंकि 14 में से 6 घटाए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने से क्या बन गए, तो समस्थानिक के अंदर एक बात ये भी याद रख सकते हो कि द्रव्यमान संख्या भिन्न है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न होने का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। देखो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, अब देखो 1 H1, इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक कितना है, बताओ फटाफट, 1 है क्या, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है। इसका मतलब पूछे न्यूट्रॉन संख्या कितनी, न्यूट्रॉन तो यहां पर क्या हो गए, 0 हो गए, न्यूट्रॉन का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 1 में से 1 घटा दो, 0 आया। इसके अंदर देखो दूसरा प्रोटियम है, तो ये दूसरा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के अंदर देखो अब एक तो क्या है, क्योंकि अब तीनों में H ही होगा, ये अब तीनों में आपको H नजर आ रहा है और नीचे 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब बात किसकी कर रहा हूं मैं, समस्थानिक की कर रहा हूं कि देखो H है, समान स्थान है, और इस तीनों के एक एक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये समस्थानिक की बात हो रही है। ऊपर बदल जाए, चाहे ऊपर क्यों बदला, क्योंकि द्रव्यमान संख्या भी है। तो ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम है, इसके अंदर द्रव्यमान संख्या 2 है, और हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है, इसके अंदर द्रव्यमान संख्या ट्राइट्रियम है। क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन जो ट्राइट्रियम है इसके अंदर द्रव्यमान संख्या कितनी है, आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखो, ये कार्बन के 2 समस्थानिक बताई दिए, चलो क्लोरीन के 2 समस्थानिक, इसमें बताते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी है। 17 का मतलब परमाणु क्रमांक, बात किसकी हो रही है, क्लोरीन की, सिंबल से पता चला दोनों क्लोरीन ही है, दोनों क्लोरीन ही है, नीचे 17, इसका मतलब बात समस्थानिक की हो रही है यहां पर। अब 17 का मतलब परमाणु क्रमांक, इसका मतलब प्रोटॉन संख्या कितनी, 17 ही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 17 ही है। बात किसकी आती है, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन निकालना है तो निकाल दो, 35 में से 17 निकाले तो इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, और 37 में से 17 निकाले इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। तो एक में कितने आ गए, इसमें आ गए कितने, 18 आ गए, और इसमें कितने आ गए, 20 आ गए। आई बात समझ में। क्लोरीन, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध, ये जितने भी है ना सारे के सारे क्या हैं, शुद्ध हैं, ये अलग अलग अशुद्ध नहीं है जितने समस्थानिक बन गए। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक रूप से समान है पर इनके क्या हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। यदि किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, ये याद रखने वाली बात है, टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था, यदि किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, ऐसा कोई तत्व जिसका कोई भी समस्थानिक नहीं है, कोई भी आइसोटोप नहीं है, तो परमाणु का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान योग, भाई परमाणु का द्रव्यमान तो वैसे भी क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर कोई समस्थानिक नहीं, ज्यादा लफड़ा ही नहीं है, कि सीधा सीधा वो है क्या, तत्व है और उसका प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो, क्या हो गया उसका योग क्या हो गया, उसकी द्रव्यमान संख्या हो गई या परमाणु का द्रव्यमान हो गया। लेकिन यदि समस्थानिक हैं तो प्रत्येक समस्थानिक का प्रतिशत जानना होगा और उसकी औसत द्रव्यमान निकालना होगा। मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो आपको यह जानना होगा पहला कि तीनों जो है समस्थानिक वो पृथ्वी पर किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन है, समस्थानिक 2 हैं, एक तो 35 वाला ऊपर दिखा था अभी अपन ने, ये वाला क्लोरीन के 2 है ना, तो 35 और 37 वाला,
चलो इसका 35 है द्रव्यमान, 35 mu और यहाँ पर 37 mu द्रव्यमान है, और ये वातावरण में पृथ्वी के अंदर 3:1 में पाए जाते हैं। मतलब ये अनुपात अगर ये 3 है ना, तो ये मतलब ये 75% ऐसा समझ लो चाहे, और ये कितना है 25% है। अब इसका द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान कैसे निकलेगा, 35 है इसका, तो यहां पर मतलब इस क्लोरीन का वैसे तो देखा जाए तो इस समस्थानिक का द्रव्यमान निकाले ना, तो इस समस्थानिक का द्रव्यमान तो निकला पड़ा है 35 और इसका 37 है, लेकिन क्लोरीन का द्रव्यमान निकालना है तो इनका औसत तो निकलेगा। भाई दो जने हैं, दोनों का है अलग अलग द्रव्यमान, तो औसत निकलेगा। लेकिन औसत भी कैसे निकले, इस 75% है, ये 25% है, तो वैसे निकालो। तो पहले 35 का 75% ये आता है इस प्रकार से मान, और 37 का 25% ये इस प्रकार से मान आता है। फिर दोनों को जोड़ के फिर भाग निकालते ही कैलकुलेट कर लेना, तो आता है 35.5 AMU। मतलब क्लोरीन का द्रव्यमान कितना हो गया, 35.5 AMU है, ये क्लोरीन का द्रव्यमान है। ठीक है, आगे देखो, क्या गया यार, इन समस्थानिकों के उपयोग क्या है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है यूरेनियम के। कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। सोडियम के समस्थानिक सोडियम 24 का उपयोग मानव के रक्त संचरण के अध्ययन में किया जाता है। ये वाली बात हो गई, तो तीनों चारों उसके उपयोग हैं वो याद रखना। अब आता है समभारिक। भार का मतलब क्या होता है बताया था भाई, किसी पदार्थ में भार है, इसका मतलब क्या, उसका कोई द्रव्यमान है। तो यहां पर तो नाम से पता चल रहा है ना, समभार। समस्थानिक मतलब समान स्थान, समभार का मतलब भार समान है। भार समान का मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है इसमें समान है। अब द्रव्यमान संख्या है तो क्या कर दो, परमाणु क्रमांक भिन्न है, और परमाणु क्रमांक भिन्न है इसका मतलब एक परमाणु के तो हो नहीं सकते, ये क्रमांक अलग अलग आ गए, इसका मतलब क्या अलग अलग परमाणु होंगे। उदाहरण के तौर पे देखो यहाँ पर अब अलग अलग होंगे, ये कैल्शियम है और ये क्या है ऑर्गन है। तो यहाँ पर कैल्शियम, इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, दोनों की 40 है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या है समान है, लेकिन क्रमांक अलग अलग हो गया ना। ये 20वें नंबर पे आता है, ये 18वें नंबर पे आता है टेबल के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन और नाइट्रोजन द्रव्यमान संख्या कितनी है 14 है, दोनों की द्रव्यमान संख्या बराबर है, क्योंकि ये अब द्रव्यमान संख्या 14 है और क्या बोलेंगे इसको समभारिक बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर है। परमाणु क्रमांक इसका 6 है और इसका क्या है 7 है। इस प्रकार से ये पता चल जाता है। जैसे मान लो C14 6 लिखा हो और यहाँ पर N14 7 लिखा हो। अब आपको यहाँ पर भाई कार्बन की बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात हो रही है, नीचे अलग अलग आ गए, नीचे अलग अलग आ गए, इसका मतलब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये तो क्या है, नीचे क्या है, इन चिन्ह से पता चल जाए। इंजन से पता नहीं चले तो इनसे पता चले कि क्या है, समभारिक है, समस्थानिक तो हो नहीं सकते, क्योंकि समस्थानिक होते हैं तो यहाँ पर दोनों ही सेम होते हैं, दोनों के नीचे के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका 7 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर निकाल सकते हो, या द्रव्यमान संख्या दे रखी है 14 है, 14 है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो, 14 में से 6 गए, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, क्योंकि 14 में से 7 को घटा दो। इस प्रकार से ये चीजें निकल सकती हैं। आगे देखेंगे अपन मोल कंसेप्ट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।